हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. आपण मागच्या एका व्हिडिओज मध्ये टीपीए 2023 चे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 1 चे डिस्कस केलेले आहेत. त्यालाच कंटिन्युएशन मध्ये हा एक व्हिडिओ आहे. त्याच्यात जेवढे आपण कव्हर केलेले होते त्याच्या पुढचे आपण या व्हिडिओज मध्ये कव्हर करतोय. सो first will some question. The value of the property or the structure become less by it becoming out of date in style. बघा इथे लिहिलेलं आहे आउट ऑफ डेट इन स्टाईल, म्हणजे जसा टाइम गेला त्याच्यामुळे स्टाईल चेंज झाल्यामुळे जो काही प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कमी झाली, या टर्मिनॉलॉजीला आपण काय म्हणतो. सो बेसिक आपण पहिले हे बघूया की म्हणजे याचं उत्तर ऑब्सोलन्स आहे, पण ऑब्सोलन्स एक्झॅक्टली असतं काय. सो ऑब्सोलन्स ऑफ एनी लँडेड प्रॉपर्टी ही काय असते की जर एखादी प्रॉपर्टी त्या प्रॉपर्टीचा यूज त्या टाइमला परफेक्ट नाही झाल्यामुळे थोड्या टाइम नंतर स्टाईल चेंज झाली, रेग्युलेशन्स चेंज झाले, पॅटर्न्स चेंज झाला, त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू कमी झाली, त्याला म्हणतात ऑब्सोलन्स. फॉर एक्झाम्पल, जर का आपण एखादी प्रॉपर्टी घेतली आणि तिथे ओल्ड वाले सगळे विंडोज आहेत, विट्रीफाईड टाइल्स आहेत, मोझॅक टाइल्स आहेत. सो अशा प्रकारचे जर का आउटडेटेड स्टाईल असेल तर त्या टर्मिनॉलॉजीला आपण ऑब्सोलन्स असं म्हणतो. सो जर का आपण वरचे तिन्ही ऑप्शन बघितले की स्क्रॅप व्हॅल्यू काय असतं, तर स्क्रॅप व्हॅल्यू आणि सॅल्वेज व्हॅल्यू ह्या दोन्ही व्हॅल्यू फिजिकल किंवा इकॉनॉमिक लाईफ संपल्यानंतरच्या व्हॅल्यूज आहेत. सो फर्स्ट आणि सेकंड ऑप्शन नसेल. थर्ड इज मार्केट व्हॅल्यू विच इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. सो ऑब्सोलन्स हा आउटडेटेड झाली स्टाईल, त्याच्यामुळे त्या प्रॉपर्टीला कमी भाव मिळतो अँड दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर. सो द आन्सर इज ऑब्सोलन्स. नेक्स्ट, identify the incorrect statement with respect to the different types of contracts. So continuing contract doesn't require retendering as it follows agreed terms and conditions of an existing contract. So बघा, what is continuing contract? की जर का एखादा कॉन्ट्रॅक्टर एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टवर काम करतोय आणि त्या पर्सनला त्याचं काम आवडलं, सो ही गेव द ऍडिशनल कॉन्ट्रॅक्ट टू दॅट कॉन्ट्रॅक्टर आणि ऑन द सेम टर्मिनॉलॉजी त्याला एक ऍडिशनल वर्क मिळतं. सो याच्यात काय होतं की रिटेंडरिंग करण्याचा टाइम सेव्ह होतं, पैसे सेव्ह होतात. सो कंटिन्युइंग कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये रिटेंडरिंग करण्याची काही गरज नाहीये. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला अवॉर्ड करण्यात येतं तो वर्क आणि त्याच टर्मवर तो काम करतो. सो द फर्स्ट जे लिहिलेलं आहे की कंटिन्युइंग कॉन्ट्रॅक्ट डज नॉट रिक्वायर रिटेंडरिंग, विच इज करेक्ट, राईट. अँड इट विल फॉलो ॲज, म्हणजे जे काही टर्मिनॉलॉजीज होत्या त्याच ते फॉलो करते. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, इन बीओटी कॉन्ट्रॅक्ट client will not invest directly in the project and instead such a contract encourage development of the project through the external funding and the investment. आता बघा, व्हॉट इज द बीओटी, बिल्ड ऑपरेट अँड ट्रान्सपोर्ट. सो असे काही हेवी प्रोजेक्ट्स असतात, फॉर एक्झाम्पल डॅमचे प्रोजेक्ट्स. सो इथे काय होतं की एक हेवी इन्व्हेस्टमेंट असतं. सो त्या केसमध्ये डिरेक्टली क्लायंट हा कॉन्ट्रॅक्टिंग सिस्टम मध्ये इन्व्हेस्ट न करता त्यांना प्रमोट करण्यात येतं की डायरेक्टली डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स मध्ये इंटरनल करा थ्रू द एक्सटर्नल फंडिंग अँड द इन्व्हेस्टमेंट. सो here, yes, it is also correct that client will not directly invest in the project. It will encourage for the development project मध्ये through the funding type. So second option सुद्धा करेक्ट आहे. आता सध्या आपण थर्ड बघू की रेव्हेन्यू जनरेटिंग असेट सच एज टोल ब्रिज इज अन एक्झाम्पल ऑफ बीओटी कॉन्ट्रॅक्ट, बिल्ड ऑपरेट आणि ट्रान्सपोर्ट. पण सध्या जर का आपण बीओओटी कॉन्ट्रॅक्ट बघितले, म्हणजे बिल्ड ऑपरेट ओन ऑपरेट अँड देन ट्रान्सफर, बघा दोघांमध्ये एक छोटासा फरक आहे. रादर दॅन रिसिव्हिंग अ फीज फॉर द ऑपरेटिंग इट, म्हणजे बीओटी मध्ये काय होतं की फक्त यू विल इन्व्हेस्ट, यू विल नॉट अर्न द फीज ऑफ एन ऑपरेटिंग इट. सो जर का
जसं आपण आता जर का आपण टोल ब्रिज बद्दल बोलतोय, सो इट विल ओन, इट विल ऑपरेट अँड देन इट इज गोइंग टू ट्रान्सफर. सो टोल ब्रिज किंवा पॉवर स्टेशन, दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ BOOT कॉन्ट्रॅक्ट, नॉट BOT कॉन्ट्रॅक्ट. सो इथे कुठेतरी थर्ड ऑप्शन रॉंग आहे, पण स्टिल विल गो फॉर द फोर्थ वन अँड देन विल डिसाइड. Next is a package contract contain 2 or more related jobs, each of which could form a separate contract and combine it into the single contract. पॅकेज कॉन्ट्रॅक्टचा अर्थच होतो की एक किंवा एकापेक्षा जास्त, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जॉब्स एकत्र करून एका सिंगल कॉन्ट्रॅक्ट थ्रू याला काढायचं. सो येस, फोर्थ इज करेक्ट. सो फर्स्ट, सेकंड आणि फोर्थ हे तिन्ही ऑप्शन्स करेक्ट आहे. फक्त थर्ड हा रॉंग याच्यासाठी आहे की हा BOT कॉन्ट्रॅक्टचा एक्झाम्पल नाही, BOOT कॉन्ट्रॅक्टचा एक्झाम्पल आहे. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, identify whether the following statement with respect to the methods of valuations are correct or incorrect. सो आपण मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन्स बघितलेले आहेत, मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच आणि इन्कम अप्रोच. सो याच्यातलं इन्कम आणि कॉस्ट अप्रोच वर हा प्रश्न आहे की इन्कम अप्रोच मध्ये एक मेथड आहे रेंटल मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन. सो व्हॉट इज दॅट मेथड? की एखाद्या प्रॉपर्टीतनं तुम्हाला किती रेंट येते, किती इन्कम येत आहे, डिपेंडिंग अपॉन दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट द नेट इन्कम, कारण की ग्रॉस गेल्यानंतर जो नेट इन्कम आहे त्याच्यावरती आपण त्याची कॅपिटलाइज्ड व्हॅल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी लक्षात घेतो. सो बघा, इन रेंटल मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन, the net income by the way of rent is found out by deducting all the outgoings from the gross rent. So yes, जेवढं केवढं ग्रॉस रेंट आहे त्याच्यातनं मेंटेनन्स किंवा जे काही आउटगोईंग्स लागतात ते प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे, ते सगळं आपण आउटगोईंग्स डिडक्ट करतो आणि त्याच्यात जो काही आन्सर येतं दॅट इज द नेट इन्कम. सो येस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, in development method of valuation, the building should be divided into 4 parts: wall, roof, floor, doors and windows. So बघा, डेव्हलपमेंट मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन काय आहे? हे कॉस्ट अप्रोच आहे की देर आर द सम प्रॉपर्टी की ज्याला आपण हायपोथेटिकली किंवा डेव्हलपमेंट मेथडने आपण त्याचं व्हॅल्युएशन काढतो. एखादी अशी मोठी इस्टेट आहे की ज्याला एक बेसिक अम्युनिटीज देऊन स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स मध्ये आपण त्याला सोल्ड आउट करतो आणि म्हणजे ज्या काही एखादी लँड असेल त्याला आपण हायपोथेटिकली वी डेव्हलप्ड इट अँड बाय दॅट वी सेल्ड इट. सो इथे जो ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला की इथे जो ऑप्शन दिलेला आहे की इट इज ओनली डिवायडेड इंटू द 4 पार्ट्स, की याच्यात 4 याच्यात डिवाइड होईल, तर इट इज नॉट लाईक दॅट, इट इज अन हायपोथेटिकल मेथड. सो सेकंड ऑप्शन इज रॉंग. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इज द करेक्ट आन्सर. सो इथे जर का आपण बघितलं तर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राईट. त्याच्यानंतर येतं डॅश इज द मिनिमम प्राइस अ बिझनेस नीड टू जस्टिफाय remaining in the market in the short run. आता बघा की sunk cost, shutdown cost, termination cost और distorted cost. इथे आपण थोडासा कन्सेप्ट समजून घेऊया की व्हॉट इज शटडाऊन प्राइस. शटडाऊन प्राइसचा अर्थ काय होतो की जेव्हा एखादा बिझनेस आता बंद पडतोय शॉर्ट रन साठी, तर तो कोणत्या गोष्टीवर आपण डिसाइड करतो की इट शुड शट डाऊन. सो ऍव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट आणि ऍव्हरेज रेव्हेन्यू, टोटल रेव्हेन्यू. सो टोटल रेव्हेन्यू, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्रॉपर्टीला मला पूर्णतः मी वेन आय एम टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, सो त्याला बनवायला जर का मला एक 10 रुपये लागतात, किंवा विल टेक एन एक्झाम्पल ऑफ द पेन. सो तो पेन मॅन्युफॅक्चरिंगला मला जर का 10 रुपये लागतोय आणि जेव्हा मी त्याला मार्केटमध्ये सेल करते, बट द अदर पीपल इज सेलिंग इट ऍट द रेट ऑफ 8 रुपीज और ऍट द रुपीज ऑफ 10 रुपीज. सो या केसमध्ये सध्या तरी शॉर्ट रन साठी मला शटडाऊन प्राइस, म्हणजे मला आय नीड टू शट डाऊन माय बिझनेस बिकॉज
जो काही माझं टोटल रेव्हेन्यू कव्हर्स टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट किंवा पर पर प्राइस कॉस्ट जो आहे तो ऍव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इतका झालेला आहे. सो इन शॉर्ट रन साठी शटडाऊन प्राइस ही एक मिनिमम प्राइस असते टू जस्टिफाय द रिमेनिंग इन द मार्केट. सो या केसमध्ये मी माझं बिझनेस शटडाऊन करू शकते. जर का मला तीच 10 रुपयाचा पेन 15 रुपीज किंवा 20 रुपीजला आय एम सेलिंग इट, देन इट इज गोइंग टू बी अ गुड बिझनेस. पण जर का तो ओरिजिनली बिझनेस म्हणजे मार्केटमध्ये 8 रुपयाचा विकतोय आणि मला टोटल मॅन्युफॅक्चरिंग करायलाच 10 रुपये लागतंय, तर ऍट दॅट टाइम इट इज अ शटडाऊन, राईट? शटडाऊन प्राइस. सो आन्सर इज शटडाऊन प्राइस. नेक्स्ट, estimate the quantity of earthwork for a portion of a road using a trapezoidal formula. आता बघा मला इथे trapezoidal formula वापरायचा आहे, which is A0 plus last AN आणि जेवढे मधले आहेत म्हणजे A1, A2, AN पर्यंत, AN minus 1 पर्यंत. So this is the formula for the trapezoidal quantity of earthwork by using the trapezoidal formula. सो इथे आपल्याला काय काय दिलेलं आहे? इथे आपल्याला D30 दिलेला आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट आणि लास्ट स्ट्रिप. सो फर्स्ट आणि लास्ट स्ट्रिप 5.5 आणि लास्ट स्ट्रिप इज A3 दॅट इज 24.5. सो इथे 5.5 प्लस 24.5 आणि प्लस रेस्ट ऑफ 2 स्ट्रिप दॅट इज 11.5 प्लस 17. असं केलं तर विल गेट द आन्सर ऍज अ 1305 मीटर. ठीक आहे. नेक्स्ट, व्हॉट इज द स्टँडर्ड साइज ऑफ A2 शीट्स? आता बघा आपण या फिगर मध्ये बघूया की शीट्सचे साइजेस काय असतात. सो सगळ्यात मोठी जी साइज आहे दॅट इज A0 841 बाय 1189 mm ही A0 ची साइज आहे. A1 इज 594 बाय 841 आणि जो आपल्याला विचारलेला आहे दॅट इज A2 इज 420 बाय 594. सो इथे जर का आपल्याला म्हणजे मे बी इन नियर फ्युचर तुम्हाला दुसरे साइजेस विचारू शकतील. सो तुम्हाला ही फिगर लक्षात असायला पाहिजे की A0, A1, A2, A3 यांच्या साइजेस काय आहेत. सो आन्सर इज 420 बाय 594 mm. यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर्म्स अ वैली कर्व इन द डिजाइन ऑफ हाईवे. तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ही शायद ट्रांसपोर्टेशन से शुरू हुआ. ये जो क्वेश्चन है ये हाईवे से रिलेटेड है, ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है. तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो ये था, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट डिसेंडिंग ग्रेडियंट. सो ऊपर जाते हुए ग्रेडियंट नीचे आते हुए ग्रेडियंट से अगर मिलता है तो वैली कर्व बनता है. ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट लेवल ग्राउंड. ऑप्शन नंबर 3, descending gradient meet ascending gradient. And option number D, descending gradient N1 meets another descending gradient N2. तो इसमें आंसर क्या होगा? आप वैली कर्व की बात कर रहे हैं, तो वैली तभी आएगा जब आप कोई चीज नीचे जा रही हो फिर ऊपर आए. तो 1 और 2 हो नहीं सकता क्योंकि ये असेंडिंग की बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग की नहीं. और 3 और 4 डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं लेकिन ऊपर जाना है. सिर्फ थर्ड नंबर है जो कि ऊपर जाने की बात कर रहा है. जो सेकंड नंबर है वो भी कंटिन्यूसली अभी भी नीचे जा रहा है. इसका आंसर होगा 3. ओके, तो ग्राफिकली मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ये जो है सी, ये है वैली कर्व. असेंडिंग ग्रेडियंट मीटिंग अ a descending gradient meeting a ascending gradient. So this is the valley curve. Another question that was there, that was question number 7. Dash is the digital modeling tool of a building used to increase efficiency and streamline the process, and also presenting the complete model of project well before uh, the completion to help in capturing the essence of the area and making changes as we go. So ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उस तरह से नहीं है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, जब भी हम रोड बनाते हैं या रेलवे बनाते हैं या कोई भी चीज हम ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे इसका यूज जरूर होता है. तो ऐसा कौन सा डिजिटल मॉडलिंग है जो कि हम यूज करते हैं? तो उसके ऑप्शन जो दिए थे वो है BUM, सेकेंड BIM, थर्ड SAM,
एंड फोर्थ CIM। आंसर है वो ऑब्वियस आंसर है वो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM। So it is a digital model based tool that provides a 3D representation of a building, physical as well as functional characteristics. It used in architecture, engineering and construction industry to plan, design, construct and manage the। और यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्राफिकली उसको शो किया गया तो किस तरह से आप पहले प्रोग्रामिंग करते हो उसको बनाने के बारे में, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करते हो, फिर डिटेल डिजाइन करते हो, उसका एनालाइज करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, बनाते हो, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन होता है, फैब्रिकेशन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक होता है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, और बन जाने के बाद ऑपरेशन होता है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो रेनोवेट करना पड़ेगा आपको, और या तो आप अगर उसकी एज हो चुकी है, जैसे 100 साल की बिल्डिंग हो गई है, तो आपको उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। सो द आंसर is BIM. That is number two, BIM, Building Information Model. Then comes question number 11. The Los Angeles aberration value of coarse aggregate used for construction of bitumen macadam based course shall not exceed. So again, you have four options: 40%, 50%, 30%, and 60%. So the answer was 2. Okay. So because here you are using for the bitumen macadam. If it is a waterborne macadam, then the answer will be 1. Okay. So you have to remember this. बिटुमेन, क्योंकि बिटुमेन की अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है, इसलिए आप एग्रीगेट की अगर थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो तो भी चल जाता है, पर वाटरबॉर्न मैकेडम में ऐसा नहीं चलता, इसलिए बिटुमेन के केस में आप 50% तक का यूज कर सकते हैं। आंसर ये। सो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स टू एब्रेशन, resistance of aggregate to abrasion, crushing, degradation, and disintegration. Then the next question was question number 19. Calculate the correction for curvature for a distance of 1500 meter. So here they are asking you the correction for curvature. Now, जब आपने अगर मेरा पहले के लेक्चर्स सुने होंगे तो उसमें देखोगे कि करेक्शन दो किस्म के, करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड कंबाइंड करेक्शन। यहाँ ये कंबाइंड करेक्शन नहीं पूछ रहे हैं, करेक्शन फॉर कर्वेचर पूछ रहे हैं। तो इसका इक्वेशन आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0.92, 0.092, 0.034, 0.176 एंड 0.422। तो यहाँ मैंने इसको कैलकुलेट किया है। सो पार्ट 1 जो है करेक्शन फॉर कर्वेचर, पार्ट 2 जो है वो है कंबाइंड करेक्शन। सो यहाँ क्वेश्चन जो था आपका करेक्शन फॉर कर्वेचर है, उसका इक्वेशन है D² डिवाइडेड बाय 2R, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा। ओके। सो R जो है वो स्टैटिक है, फिक्स है अपना रेडियस अर्थ का, तो वो आप यहाँ डाल के जो इक्वेशन बनता है वो बनता है -0.07849 D²। तो यहाँ मैंने वो इक्वेशंस डाले। डी जो है क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डी यहाँ मैंने डाला 1500 उसका स्क्वायर, तो जो मेरा आंसर आया वो है -0.1771766। सो आंसर होगा 3। तो यहाँ है therefore the answer is 3। हाँ, अगर कंबाइन बोला तो फिर आपको ये इक्वेशन यूज करना, और आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आया था कंबाइन में। कंबाइन में 0.15 आंसर आता है, जबकि सिर्फ कर्वेचर में 0.17 आता है। Then the next question was calculate the absolute minimum radius of a horizontal curve along a national highway at plain terrain if the ruling design speed is 80 km per hour. Take maximum allowable super elevation rate as 7%, design coefficient of lateral friction as 0.15, acceleration due to gravity as 9.8। सो ध्यान रखना है 9.8 दिया गया है, 9.81 नहीं दिया है, तो अगर 9.81 दिया होगा तो आपको 9.81 यूज करना है, 9.8 दिया गया है तो 9.8 यूज करना है। 0.01 से भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। सो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, कैलकुलेट करने के लिए आप खुद से पहले ट्राई करके देखिए। ओके, और तभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ओके, सो आपको ऑप्शन 1 है 314.22, उसके बाद में ऑप्शन 2 है 183.33, ऑप्शन 3 है 229.05 एंड ऑप्शन 4 है 268.24। तो इसमें से आपको आपका आंसर कौन सा आया है आप देखिए, और फिर आगे के स्लाइड में चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है सर। तो डिजाइन स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, सो दैट्स बिकम 22.22। कैसे किया, सो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय 3600, तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में ई दिया था 7%, दैट बिकम 0.07, एफ 0.15, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एंड देयरफॉर उन्होंने कहा आर निकालो,
रेडियस, तो रेडियस का जो इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू ब्रैकेट ओपन ई प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज। आप इसमें ये इक्वेशन में सब डालोगे तो आपको जो आंसर आता है वो आता है 229.05। और हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपका 0.45 हो या 0.56 हो, तो लेकिन इधर 229 ये कंफर्म आएगा ये। So the answer is 3. Then question number 21, the recommended bank width of formation as adopted on Indian Railway. So ये question highway के ऊपर नहीं है, ये Indian Railway के ऊपर है. So bank width of formation as adopted on Indian Railway for broad gauge in case of wooden sleeper for single line section is. So single line section के लिए formation की जो width है वो कितनी होगी? So 7.50 मीटर, 2 6.85, 3 8.75 and 4 6.25. नाउ जो मेरे को आंसर मिला है और जो मैंने उसमें आप देख सकते हो ये डायग्राम के अंदर वो है 6.1 मीटर। तो यहाँ पे जो सबसे नजदीकी है वो है 6.25, उस केस में आपको 6.25 लेना है इस तरह से। तो जो हमारा ब्रॉड गेज है उसका इनर इनर ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है इसको क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो जो इनर ये है वो है 1.676 mm गेज है। उसके बाद में स्लीपर की विड्थ जो है वो 2749 mm है। उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं जो विड्थ रहेगी आपके बलास्ट की वो है 3.35 मीटर और फॉर्मेशन विड्थ जो है वो है 6.1 मीटर। तो सिंगल ट्रैक के लिए 6.1 मीटर है और डबल ट्रैक के लिए 10.82 मीटर है। Then question number 27, which of the following geometric element of highway is provided between carriageway and shoulder? Carriageway और shoulder के बीच में क्या आता है? तो उन्होंने ऑप्शन दिया था मीडियन, कैम्बर, कर्व एंड ड्रेनेज। तो ये ऑब्वियसली है कि आपने अगर नोट्स मेरे पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर तुरंत आ जाएगा और वो है कर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका कैरेजवे है और ये आपका शोल्डर है और दोनों के बीच में जो उन्होंने दिया हुआ है कर्व। और कर्व तीन किस्म के होते हैं, लो एंड और माउंटेबल कर्व जिसपे से आप गाड़ी ऊपर से ले जा सकते हो, तो ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। सेमी बैरियर टाइप कर्व जिसपे से आप गाड़ी ले जा तो सकते हो पर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। और हाई बैरियर कर्व जिसपे से आप गाड़ी ऊपर से नहीं ले जा सकते हो इसके ऊपर। तो दिस प्रोवाइड बेस्ट सेफ्टी फॉर पेडेस्ट्रियन एंड दिस प्रोवाइड एक्सेस टू द पर्सनल प्रॉपर्टीज। Then question number 31, the minimum slipper density for all track renewal. So इंडिया में जो भी आपका ट्रैक रहेगा, आप नई बनाओ या रिन्यूअल हो या कन्वर्जन हो, उसके लिए मिनिमम स्लीपर डेंसिटी कितनी होगी? So answer is 1380 numbers of sleeper per kilometer. Option number 2, 1280 numbers per kilometer. Option number 3, 1520 and option number 4, 1660. So again आपको अगर याद होगा हमने नोट्स में जब हमने पढ़ा था कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी का जो इक्वेशन है वो है लेंथ ऑफ द रेल प्लस 3 और जो मैक्सिमम है वो है लेंथ ऑफ द रेल प्लस 7। ओके, सो लेंथ ऑफ द रेल इंडिया में जो यूज होती है वो है स्टैंडर्ड जो है वो है 13 मीटर। सो 13.3 that is 16 is the minimum and the maximum is 13.7 that is 20. So for 1 kilometer if you calculate, okay, so you multiply it by 1000 and divide it by 13, so you get 1230. So the option here is, so the closest is this one, option number 2. Okay, and the maximum that you get is 1538. So the maximum में closest ये है, so minimum में close ये है, maximum में close ये है। और जो हम real में जो use करते हैं वो m+5 जो, तो उस केस में 1384 आंसर आएगा जो कि नंबर 1 के नजदीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना है, यहाँ वो मिनिमम स्लीपर डेंसिटी बोल रहा है। सो मिनिमम स्लीपर डेंसिटी के केस में 1230 आंसर आता है, उस केस में जो नियरेस्ट आंसर है वो है 1280, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। Then this was a question. Identify the type of rail shown in the figure. So options were given: flat-footed rail, narrow-footed rail, bull-headed rail, and double-headed rail. So ये तो आप आराम से इसको देखकर आप बोल सकते हो कि ये फ्लैट-फुटेड तो किसी भी टाइप से लग ही नहीं रहा है, और नैरो-फुटेड रेल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो 2 और 4 गलत है, सॉरी 1 और 2 गलत है। अब ये है बुल हेडेड और डबल हेडेड। डबल हेडेड में ऊपर और नीचे दोनों हेड और फुट दोनों एक समान होना चाहिए, 4 भी गलत है। तो इसका ऑब्वियस आंसर जो है वो 3 है, बुल हेडेड रेल। और ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो यहाँ देख सकते हो डबल हेडेड में 70 और 70 एक ही लेंथ का होता है, इसकी भी देखी होती है, जबकि बुल हेडेड में ये 68.7 है और ये 65, ये छोटे हैं। और यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये छोटा दिख भी रहा है। और फ्लैट फुटेड में फुट बड़ा होता है और हेड छोटा होता है। तो आंसर इज 3। देन क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्वे लाइन। सो ये सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है। और सर्वे लाइन QPR crosses a river
P and R are located near and at opposite side of the river respectively. Standing at S, a point 50 meter is measured perpendicular to PQ from P, and the bearing of R and Q as 320 and 230 respectively. Find the width of the river if the length of the PQ is 25 मीटर. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप इसको इसमें आप ये सर्वे का एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्वे यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए. और यहाँ पे आप जो मैथमेटिक्स के जो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री ये लॉजिक आप यहाँ यूज करते हो. तो यहाँ जो उन्होंने आंसर्स के ऑप्शंस दिए हैं वो है ऑप्शन नंबर 1 95 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 115 मीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 130 मीटर. तो यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया है. ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो रिवर है, और आपका नॉर्थ है ये, और नॉर्थ में ये जो एंगल है ये है 320. सो जो आर के साथ जो बेरिंग आ रही है वो 320 की आ रही है, और पी के साथ जो है वो 230 की बेरिंग है, और Q और S के बीच में डिस्टेंस जो है 50 है, और ये Q और P के बीच में ये 25 है. सो आपके पास में यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है. एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQS, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है QRS. ठीक है. तो अब आपको इसमें से ये निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो थीटा, ये एंगल निकालना पड़ेगा. तो जब आप ये एंगल आप इसमें से निकालोगे, ठीक है, सो tan थीटा, सो tan इक्वल्स ऑपोजिट डिवाइडेड बाय, उसको क्या बोलोगे आप, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. सो ऑपोजिट वाज PQ, सो PQ डिवाइडेड बाय QS. सो आपने ये निकाला, और उसमें बेरिंग भी आपको निकालना है. तो बेरिंग जो है वो है 320 डिवाइडेड 90. सो देयरफॉर tan 90 माइनस 0. सो ये जो है यहाँ पे इसको आप निकालोगे तो ये tan 90 माइनस 0 इज इक्वल टू tan कॉट अल्फा, और जो भी आप इसको बोलोगे, इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाय QS. सो QR डिवाइडेड बाय QS. तो हमें QR चाहिए, ठीक है, ये QR ये वैल्यू चाहिए. ये एंगल हमें मालूम है. अब हम इस एंगल को निकालते हैं 90 माइनस दिस करके. ओके. और ये कैसे निकलता है 90 माइनस दिस से? क्योंकि आपने क्या किया है कि ये टोटल जो है ये 360 है, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब यहाँ तक कितना है 320. तो 320 में से 360 में से 320 अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके हाथ में कितना बच रहा 40. तो ये जो है ये 40 है. अब अगर ये 40 है, और आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 90 आ रहा है. तो इसीलिए आप 90 माइनस ये थीटा करते हो, इसलिए ये 90 आया. 90 पहले से दिया हुआ नहीं है, ये इस तरफ का 90 डिग्री का ये बाय कोइंसिडेंट निकला है. ठीक है. यहाँ का 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ का ये बाय कोइंसिडेंट 90 निकल के आ गया है, अदरवाइज ये पहले से 90 नहीं था. तो आप tan 90 वही फॉर्मूला यूज करोगे QR डिवाइडेड बाई QS. उसमें आप tan 90 में आप वैल्यू रखोगे अपना. हाँ, ये इस तरह से ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 90 डिग्री कैसे आया. तो एंगल आर एस पी ये जो 90 डिग्री आया, 90 में से ये tan हम माइनस करते हैं. आप इसमें से पहले tan की वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो आप 90 माइनस थीटा करोगे और उसके बाद उसका tan निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी 2 इक्वल्स टू QR डिवाइडेड बाय 50 इधर जाएगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 100, एंड देयरफॉर QR इज इक्वल टू 100. तो QR क्या है, ये इसकी विड्थ, रिवर की विड्थ है. सो देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 100. आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, 2 लाना बहुत जरूरी है. सो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं. सो ये जो एंगल है ये एंगल 90 आ जा रहा है, RSP आपका 90 आ रहा है. ये पूरा कोइंसिडेंट है. इसमें से आपने 90 में से ये थीटा माइनस किया, इसमें से आप ये यूज करके tan थीटा निकालते हो. tan थीटा में से आपको tan का इनवर्स जब निकालोगे तो आपको ये थीटा मिल जाएगा. फिर 90 में से ये थीटा माइनस करोगे तो यहाँ का एंगल मिल जाएगा. इसका जब tan निकालोगे तो वो 2 आएगा. राईट. सो अशा प्रकारे जर का तुम्ही एज्युफेस्ट अशाच प्रकारे अजून MCQs जर का तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतील तर एज्युफेस्ट अकॅडमीचा ऍप डाउनलोड करा. मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. You will get a course for the specially designed for the TPA exam, which is extensive MCQ practice course. त्याच्यात तुम्हाला 2000+ MCQs मिळतील. सोबत सोबत त्यांचं एक्सप्लेनेटरी व्हिडिओ सुद्धा असतील. सोबत त्याच्यात टेस्ट पण आहे. इवन टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू द मीडियम लेवल, इझी लेवल अँड डिफिकल्ट लेवल. सो कोणताही एखादा सब्जेक्ट असेल तर त्याला प्रत्येक 3 याच्यात डिवाइड करण्यात आलेला आहे. इझी लेवल,
मीडियम लेवल आणि डिफिकल्ट लेवल. सो तुम्हाला त्याच्यावर खूप प्रॅक्टिस होईल. सो थँक यू सो मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक यू.